हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अभी तक अपनों ने पूरी डीसी की बात की थी। डीसी मतलब रेजिस्टेंस की बात की थी, क्योंकि डीसी में इंडक्टर और कैपेसिटर आपका काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अभी तक अपनों ने जो भी चीज़ पढ़ी, जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी, सब डीसी की थी, जीरो फ्रीक्वेंसी की थी। वहाँ पे कुछ वेरी नहीं कर रहा था, टाइम वेरी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था, सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ ए होमोजीनियस कंपोनेंट, प्रोपोर्शनल कंपोनेंट। वहाँ पे ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो वहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। अपने ने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट की भी बात नहीं की। अब जो अगले स्टेप पे अपने जा रहे हैं ना, वो जो स्टेप अपने ले रहे हैं वो है टाइम वेरिएंस का। मतलब अब अपने फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, टाइम वेरी करवाएंगे। मतलब अब जो मैंने कहा था ना, शुरू में बैचलर की बात की थी मैंने, एक शुरू में पहले दूसरे लेक्चर में आपको एग्जांपल देके समझाया था वोल्टेज VIRLC फंडामेंटल्स का। वहाँ पे मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस अपना लड़के की तरह काम करे, एक बेसिक आइडिया दिया था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे इस चीज़ की। और L और C गर्ल्स की तरह काम करे। तो अब गर्ल्स की एंट्री हो जाएगी अपनी इसके अंदर, किसकी, गर्ल्स की। मतलब अब फ्लक्चुएशंस आने लग जाएंगे, टाइम के साथ चीज़ें वेरी होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को पढ़ना है मतलब एसी स्टडी स्टेट। ठीक है, एसी स्टडी स्टेट पढ़ने से पहले अपने टाइम वेरिएंस का बेसिक्स तो जाने। चलो एसी स्टडी स्टेट अपने शुरू कर देंगे, बट उससे पहले मैंने कहा उसका बेसिक जानना ज़रूरी है। उसका बेसिक जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल जाना, उसके बाद रेजिस्टेंस जाना, उसके बाद मैंने डीसी की थ्योरम्स वगैरह पढ़ाई। वैसे ही एसी के बारे में जानने से पहले टाइम वेरिएंस के बारे में जानेंगे। और टाइम वेरिएंस जानने से पहले जिन चीज़ों में टाइम वेरिएंस होगा, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, जिनकी एंट्री होगी अभी जो टाइम के साथ वेरी करेंगे, उनके बारे में और थोड़ा जाने। डेफिनेशन वाइज तो मैंने फंडामेंटल में समझा दिया था, R ये होता है, L ये होता है, C होता है। चलो रेजिस्टेंस तो होमोजीनियस कंपोनेंट है, वो तो टाइम के साथ वेरी करेगा नहीं, क्योंकि जो होगा वैसे ही आ जाएगा कि V इक्वल्स टू IR है। बट जो ओम्स लॉ इंडक्टर और कैपेसिटर में अपने देखेंगे, और अपना नेटवर्क है पूरा मैथमेटिकली डील करना है, तो ओम्स लॉ से ही डील करना है अपने को। कुछ इमेजिनेशन नहीं करना, पूरा मैथमेटिक्स है। एक एक चीज़ आपकी ओम्स लॉ से आ जाएगी। तो आप वो वेरी मत करो, बस आप प्रोसीजर फॉलो करना है अपने को। तो अब अपनी गर्ल्स की एंट्री होगी अपनी इसके अंदर, मतलब एसी की अपने बात करेंगे। उससे पहले टाइम वेरिएंस की, और उससे पहले भी टाइम वेरिएंस का बेसिक समझने से पहले अपने को जानना होगा कि सर इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर पूरा कैसे बिहेव करेगा, कब कब क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो वो शुरू करने से पहले, टाइम वेरिएंस को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटर जान लें। तो आज की क्लास में मैं जो शुरू करूंगा आपका इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इंडक्टर के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जान लेते हैं। ठीक है, फिर बाद के अंदर जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटर देख लेंगे ना कि वो कैसे कैसे आपका वेरी कर रहा है। उसके बाद में जब बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस में जाएंगे, उससे पहले जैसे अपनों ने रेजिस्टेंस की बात की थी डीसी को शुरू करने से पहले, तो यहाँ पे अपने इंडक्टर को सीरीज पैरेलल ये थोड़ा सा मतलब रिडक्शन टेक्निक देख लेंगे इसकी ना। इंडक्टर की रिडक्शन टेक्निक कैसे, मतलब इंडक्टर सारे लगे आ जाएं और कैपेसिटर लगे आ जाएं, तो वो कैसे सोल्व करते हैं। मल्टीपल सर्किट्स होंगे तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो एक एक आइडिया हो जाएगा आपका, एक एक छोटी सी छोटी चीज़। ठीक है, इंडक्टर में कौन से कंपोनेंट फ्लक्स है, कैपेसिटर के अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक की बात की थी, सब कुछ अपने देखेंगे, चार्ज वगैरह क्या चीज़ रहती है, कैसे कैसे वेरी करती है चीज़ें। तो टाइम वेरिएंस से बनने से पहले आज की क्लास में मैं इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा देता हूँ आपको कि भैया इंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है आपकी, है ना। इंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है आपकी। तो प्रॉपर्टीज़, आज की क्लास का हेडिंग आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर। क्योंकि यार कोई चीज़ को अपने करते हैं ना, मान लो कोई चीज़ अब कर रहे हैं, अब जैसे मैंने कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूँ नेटवर्क आपको ना, अब मैं ऐसे मन मार के पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें छोड़ूँ, कुछ ऐसे ही पढ़ा दूँ कोर्स कंप्लीट कराने चक्कर में, वो तो फिर मैं चीट कर रहा हूँ ना आपको लोगों के साथ। तो मैंने शुरू में कहा है आपको कि मैं एक एक चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा, तो मैं वैसे ही करवाऊँगा ना।
ताकि मेरी तरफ से आप श्योर रहें कि हाँ आपको पूरी नॉलेज आपको मिल रही है ना। तो ये चीज़ रखनी ज़रूरी होती है ना। कभी भी कोई चीज़ किसी को आप प्रोवाइड कराओ, नॉलेज प्रोवाइड कराओ, तो ये नहीं देखना चाहिए कि इसको कितना आ रहा है, इसको क्या आ रहा है। बस ये सोचो कि आप जिसको बता रहे हो ना वो आप सही बता रहे हो बस। क्योंकि किसी को गलत बताना वो सही नहीं है, गलत वे में बताना वो बिल्कुल सही नहीं है। बस आपको जितनी नॉलेज है वो आप जितनी ज़्यादा दे सको अच्छे से दो, ताकि उसको कुछ मिसअंडरस्टूड ना हो, कुछ गलत चीज़ मत बताओ ना, एक एक चीज़ सही बताओ। तो इससे पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसे में जाने से पहले तो आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर की बात करें। तो देखो, इंडक्टर की जब मैं बात करता हूँ, अगर इंडक्टर की जब बात करते हैं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या आएगी, ओम्स लॉ आएगा। तो इंडक्टर में ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है इंडक्टर में? इंडक्टर में सर ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अपने इससे पहले क्या पढ़ा, डीसी पढ़ा। तो डीसी के अंदर जब बात करते हैं तो सब चीज़ें कांस्टेंट होती है। तो आइडियल डीसी की अगर मैं बात करूँ, अब डीसी भी आइडियल और प्रैक्टिकल दो होता है। सबसे पहले मैं आइडियल डीसी की अगर बात करूँ तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन करंट कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज जीरो मतलब इंडक्टर आइडियल डीसी के अंदर अल अपना शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अल कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। बट अब आप लोगों में से कई क्वेश्चन कर रहे होंगे, सर डीसी भी आपने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, जब वहाँ पे डीसी और एसी की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे तो आपने कहा था कि डीसी भी सर जरूरी नहीं आइडियल प्रैक्टिकल हो सकती है। तो हो सकती है ना, जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कुछ सिग्नल्स होते हैं जहाँ पे पल्सेटिंग डीसी आती है, मतलब डीसी प्रैक्टिकल भी हो सकती है। अगर मैं प्रैक्टिकल डीसी की बात करूँ तो प्रैक्टिकल डीसी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वहाँ इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वहाँ इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रैक्टिकल डीसी, आइडियल डीसी तो कांस्टेंट वेव फॉर्म है। प्रैक्टिकल डीसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे सिग्नल सिस्टम में फोरियर सीरीज अपने पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपने पल्स फंक्शन लेते हैं ऐसे करके। अगर मैं प्रैक्टिकल डीसी की अगर मैं बात करूँ, है ना, आपका कोई अब जैसे इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा, ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो क्या है कि मैं आपको जो आपके डाउट्स आ सकते हैं वो भी मैंने कंसीडर किया है कि भाई सर प्रैक्टिकल डीसी भी तो हो सकती है, तो उसका भी मैं आइडिया दे रहा हूँ। जैसे सिग्नल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप पढ़ोगे ना, सिग्नल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें आप पूरा डील करते हो प्रैक्टिकल डीसी को ना, प्रैक्टिकल डीसी को डील करते हो। तो उसमें क्या रहता है, ऐसे कुछ फोरियर सीरीज में आपने वेव फॉर्म देखोगे तो ये वेव फॉर्म रहती है। ठीक है, अब इसको मैं नहीं कह सकता कि इसमें इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या आपका V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी है। मान लो ये मैंने वोल्टेज दी V और ये टाइम, ये वोल्टेज है मेरी। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट देखोगे ना, यहाँ से आप करंट देखोगे तो डी आई की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 1/L और ये V इधर है और ये आपका dt हो जाएगा। मतलब I कितना, इंटीग्रेट कर दो दोनों से तो I कितना हो जाएगा V/L इंटू टी। अब जो करंट का रिस्पॉन्स आएगा ना आपका, अब जो करंट का जो रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये आपकी क्या प्रैक्टिकल डीसी है, चलो मैं मान लेता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आती है ना, फोरियर सीरीज में निकालते हैं, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इसका ऑन टाइम है। ठीक है, चलो इसकी मैं बात नहीं करता हूँ, इतने की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये बात कर लेता हूँ मैंने ये लिया आपका। ठीक है, ये बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डीसी मैंने इतने में बात की, तो ये मैंने ऑन टाइम लिया, इसका टी ऑन टाइम है और ये टी है यहाँ पे ऑफ टाइम, इतने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक, अब आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जैसे मैंने बात की, ठीक, अब ये टी है तो यहाँ पे 2t होगा, तो ये टाइम पीरियड में काम करता है ना, फोरियर सीरीज में देखोगे आप। तो अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ कि भैया इतने टाइम में ये ऑन है, इतने पूरे टाइम में से, ठीक है, ये बात है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज का दिया हुआ है ये इतने टाइम में ऑन है, तो मैं 0 से t ऑन की बात करता हूँ, टाइम अगर मैं 0 से t ऑन की बात करूँ तो यही आएगा आपका।
I इक्वल्स टू वी बाई एल इंटू टी। मतलब जो करंट आएगा ना आपका, जो करंट आएगा वो आपका रैंप आएगा। करंट क्या आएगा आपका? रैंप आएगा। करंट आपका रैंप फंक्शन ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रैंप फंक्शन आएगा। ठीक है, इंडक्टर की जब मैं बात करूँगा तो ठीक है, इंडक्टर की जब मैं बात करूँगा। दूसरी बात क्या होगी आपकी, इंडक्टर की जब मैं बात करूँ तो करंट क्या आ रहा है आपका? रैंप फंक्शन होता है। बट इंडक्टर की अगर अपने बात करूँ तो दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँगा तो वो अपने देखेंगे आगे। ये तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि भाई वेरी करता है, वहाँ पे जीरो नहीं आएगा, करंट आपका रैंप फंक्शन आएगा। इसको मैं आगे जब मैं प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करूँ अभी और प्रॉपर्टीज में तो और अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि सर अगर मैं बात करूं इसके अंदर इंडक्टर में, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। अब कई कह रहे होंगे सर क्यों नहीं करता, कईयों के डाउट आया होगा ना सर क्यों नहीं करता, ये रीज़न तो बताओ। आपने तो स्टेटमेंट लिख दिया, ये तो रटाने वाली बात होगी, रटाने वाली नहीं, अपने तो मैथमेटिकली भी देखें क्यों अलाउ नहीं करता। अच्छा, इंडक्टर है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो अपने बात करते हैं इंडक्टर क्या होता है, ये होता है ना इंडक्टर, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अगर बात करूँ V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, अगर इंडक्टर में सडन चेंज मैं दे देता, थोड़ा सा सडन चेंज मतलब सडन चेंज अचानक से, तो मतलब बहुत कम टाइम, मतलब मिन टाइम डी टी कितना है, चेंज इन टाइम कितना है, जीरो है। चेंज इन टाइम जीरो, 1/0 क्या होगा, वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। वोल्टेज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है आपकी वर्क डन। वर्क डन होता है ना, वर्क डन। वोल्टेज क्या होती है आपकी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होती है, ये होती है। और वर्क डन क्या होता है आपका, एनर्जी होता है, एनर्जी होता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़े से टाइम मतलब बिना मतलब मिनिमम जीरो टाइम के अंदर आप एनर्जी इन्फिनाइट कैसे कर सकते हो? वोल्टेज इन्फिनाइट मतलब एनर्जी इन्फिनाइट। तो मतलब एनर्जी इन्फिनाइट कैसे कह सकते हो कि भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि बिना टाइम भी नहीं हो और आपकी एनर्जी इन्फिनाइट हो? एनर्जी इन्फिनाइट प्रोवाइड करवा दिया आपने, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। और अपने को कैसे मैथमेटिकली पता चला ना, ओम्स लॉ से पता चला, ओम्स लॉ से पता। तभी मैंने कहा कि ओम्स लॉ से चलना है, अपने को मैथमेटिकली डील करते हैं। अच्छा, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बताओ। तीसरी प्रॉपर्टी, अब कई कह देंगे नहीं सर हम तो चेंज इन करंट मतलब इसमें अलाउ करेंगे, मतलब वो कब अलाउ हो सकता है कि सर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, चलो इफ़ वी डू अलाउ in small interval of time, do allow current in small interval of time। तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? तो वही बात, अब इसमें क्या दिखोगे आप, अगर मैं अलाउ करता हूं करंट को, V इक्वल्स टू क्या है आपका, एल डी आई बाई डी टी। अब मैं मान लो कि कुछ टाइम जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, इतने की अगर बात करूँ, इतने में मैं अलाउ कर रहा हूँ करंट को, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ये टेंडिंग टू, ये इम्पल्स जनरेट होगा ना, इम्पल्स वोल्टेज, इम्पल्स जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, इम्पल्स है ना, मतलब वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा, मतलब इम्पल्स वोल्टेज आएगी वहाँ पे, इम्पल्स वोल्टेज आएगी। मतलब अगर अपने इसमें अलाउ भी करते हैं ना थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े टाइम में, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अपने चेंज इन करंट अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो इम्पल्स वोल्टेज आएगी। इसका बेटर एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, एक सेकंड वेट करो, बस एक सेकंड है ना। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इंडक्टर की बात करें तो आइडियल इंडक्टर जो होगा ना, आइडियल इंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें, आइडियल इंडक्टर की बात करते हैं तो वो एक कोयल है बस, और कुछ नहीं है, कोयल है। तो मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इंडक्टर तो स्टोर करेगा, मतलब लॉस नहीं होगा। पावर लॉस कितनी होगी, पावर लॉस इसमें जीरो होगी, पावर लॉस जीरो होगी। अगर प्रैक्टिकल की बात करता हूँ मैं, प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करता, तो आपको पता है चौक कोयल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोयल रहती है, उसके साथ रेजिस्टेंस रहता है आर, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होगा, लॉस होगा। अब इसके अंदर लॉस होगा। अब ये आर के कारण, रेजिस्टेंस के कारण हीट डिसिपेट होगी तो पावर लॉस होगी इसके अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इंडक्टर की जैसे चोक कोयल की मैंने बात की, ठीक है। अब मैं उससे ये बताना चाहता हूँ, मान लो आपके पास ये क्या है, ये मैं ये बता रहा था ना, जैसे प्रैक्टिकल इंडक्टर आ गया आपके पास। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और, ये वाला चीज़ मैंने सिर्फ आइडियल के लिए बताई थी कि इंडक्टर में करंट आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, आई। अब प्रैक्टिकल में आपको बताया रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, होमोजीनियस कंपोनेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आर के अंदर तो क्या होता है, V=IR होता है, ओम्स लॉ। तो मतलब जितना वोल्टेज हुआ उतना ही करंट आएगा उसमें। तो ये मतलब जैसे वोल्टेज का ये रेजिस्टेंस के लिए करंट हो गया मान लो, ठीक, थोड़ा कम आ जाएगा उतने से, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा रेजिस्टेंस के अंदर आप देखोगे तो थोड़ा कम आ जाएगा, पर वो होगा प्रोपोर्शनली, है ना। कुछ भी आ सकता है बट आएगा ऐसे ही, डीसी के अंदर डीसी जैसे ही आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की इसलिए अपने इतनी बात नहीं करते। बाकी देखा आपने, जब ये वोल्टेज मैंने दी तो इंडक्टर कैसे काम कर रहा है, ये तो हो गया IR, और ये जो है ना ये आपका हो गया IL इंडक्टर की। तो इंडक्टर सडन हुआ ना, तो मतलब अगर मैं रैंप देता तो क्या हो जाता, पैराबोला हो जाता। रैंप देता इनपुट तो क्या हो जाता, पैराबोला होता। ट्रायंगुलर इनपुट देता तो वहाँ का आउटपुट क्या होता है, पैराबोला, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यही बात है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि गर्ल्स जब आ गई ना, पहले तो बेसिकल रेजिस्टेंस तो वैसे ही काम कर रहा है, देखो एज इट इज काम कर रहा है, बट गर्ल्स आ गई तो उनका बिहेवियर चेंज होने लग गया। देखो बिहेवियर चेंज हुआ ना, तो यही बात मैंने आपको इससे समझाई। अब देखो इसका ये वाला इम्पल्स वाला आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो वो मैं आपको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ ना। जैसे ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल है, वहाँ पे चौक कोयल लगी रहती है, ट्यूबलाइट है। अब ये ट्यूबलाइट है, जैसे मैं कंसीडर करूँ आपकी ये ट्यूबलाइट है, ठीक, ट्यूबलाइट है। CRT का भी दिमाग में रखना, कैथोड रे, क्योंकि कईयों के जिन्होंने बीटेक में पढ़ रखा है कि CRT का वो अपने आता है, डेरिवेशन पूरा आता है, ठीक है। तो वो आप माइंड में चलाते रहना, तो कि आपको ये कंसेप्ट भी याद आ जाएगा। इसमें चौक कोयल लगी रहती है, आपकी चौक कोयल लगी रहती है, तो आपको पता है जब मैं इसके अंदर चौक कोयल लगी रहती है, साथ में रेजिस्टेंस भी होगा वहाँ पे। अब इसके अंदर आपको पता है गैसेज होती है, CRT में भी होती है। अपने वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे तो गैस के लिए वोल्टेज, हाई वोल्टेज चाहिए ना गैस को इवेक्ट करने के लिए। गैस को यहाँ से कैथोड से, मान लो इधर कैथोड है इधर एनोड है, ठीक, तो गैस को कैथोड से और एनोड से अपने को निकालना है, मतलब यहाँ से अपने को गैस को इसमें से निकालना है। तो वहाँ के लिए याद रखो कि हमेशा ना बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, हाई वोल्टेज की रिक्वायर। अब जब गैस यहाँ से इरिगेट हो जाएगी, गैस जब यहाँ से इरिगेट हो जाएगी तो गैस के थ्रू करंट फ्लो होता है ट्यूबलाइट के अंदर। जैसे नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो कॉपर वायर से करंट फ्लो होता है ना, तो ट्यूबलाइट की जब अपने बात करेंगे तो वहाँ पे गैस के थ्रू करंट फ्लो होगा। और जब गैस यहाँ से निकल जाएगी दोनों साइड से, तो वहाँ पे क्या लगे रहते हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या लगे रहते हैं, वहाँ पे लगे रहते हैं आपके, लगे रहते हैं स्टेटर लगे रहते हैं। स्टेटर लगे रहते हैं तो मतलब स्टेटर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं स्टेटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं। जब आप हाई वोल्टेज सप्लाई कराओगे वहाँ पे, हाई वोल्टेज जब उनको 230 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज जब आप सप्लाई कराओगे वहाँ पे, तो स्टेटर क्या करेंगे, गैस को वहाँ से एमिट करेंगे। अब वहाँ पे हाई वोल्टेज मतलब अचानक स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। आप देखो ट्यूबलाइट जब ऑन करते हो जब कट कट की आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है कि वो स्टेटर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं उसके अंदर, और स्विच ऑन ऑफ होता है। तो शुरू में वो चसबुझ करती है थोड़ी बहुत, है ना, क्या कहती है, ब्लिंक करती है और आवाज़ आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पे इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होती है। स्टेटर क्या काम कर रहा है वहाँ पे, स्टेटर उसको इम्पल्स वोल्टेज जनरेट करा रहा है ताकि ये हाई वोल्टेज जो दी है वो गैस को यहाँ से निकाल सके। वहाँ से जब गैस निकलेगी फिर वो लो रेजिस्टेंस हो जाएगा और वो कंडक्ट करने लग जाएगा, गैस के थ्रू करंट वहाँ से पास होने लग जाएगा कैथोड और एनोड से, ठीक है। तो वो फिर बाद के अंदर आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। तो ये प्रोसीजर रहता है चौक कोयल का। मेरे ख्याल से मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एग्जांपल दिया है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा, मतलब कुछ हद तक तो आपके समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि भी जो स्टेटर लगे रहते हैं, जब मैं वो हाई वोल्टेज अप्लाई कराता हूँ तो वहाँ से क्या होगा, गैस इवेक्यूएट होगी, गैस निकलेगी तो फिर वहाँ से, क्योंकि आपको पता है गैस मीडियम होता है करंट फ्लो के लिए इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर, तो वहाँ से करंट फ्लो होगा आपका और उसके बाद में ये अपने को इल्यूमिनेट हो जाएगी लाइट, ठीक है। यहाँ से
ट्यूबलाइट अपने को इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो ये रहता है इसका ट्यूबलाइट के पीछे का चोक कोयल का प्रोसीजर। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। ठीक है, ऐसे ही फैंस के अंदर अपने बात करते हैं, तो फैन की जब अपने बात करते हैं तो वो मतलब जब अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई फैंस के अंदर। ठीक है, तो फैन को जब अपने को मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करना है, तो मतलब जो बीच के अंदर जो मीडियम है ना, मीडियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे इंडक्टर लगे रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ पे प्रोसेसर रहेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे बीच में एक मीडियम रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम। उसके थ्रू वहाँ पे इंडक्टर का रोल ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो फैन के अंदर भी इसका ट्यूबलाइट का मतलब इंडक्टर का ये रोल होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया। तो ये 5 प्रॉपर्टी होगी। छठी और लास्ट प्रॉपर्टी इंडक्टर की ये रहती है। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टी जाएगी, बट जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 प्रॉपर्टी ये रहती है इंडक्टर की कि भाई हम ना, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इज ए वर्सेटाइल कंपोनेंट। इंडक्टर इज ए, चलिए वर्सेटाइल क्या है बताता हूँ अभी, रुको। इंडक्टर इज ए वर्सेटाइल कंपोनेंट, वर्सेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, वर्सेटाइल कंपोनेंट, एंड इट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, एंड इट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई जो इसकी एप्लीकेशंस होगी ना इंडक्टर की, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आगे अपने पढ़ेंगे इसके अंदर, जब अपने ट्रांसफॉर्मर डील करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले डील करते हैं, ट्रांसफॉर्मर डील करते हैं, वहाँ इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी वाले कंसेप्ट आएंगे। अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आगे बात करें ट्रांजिएंट्स के अंदर, अपने टाइम t0 से पहले की बात करेंगे, t0 के बाद की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वहाँ पे अलग से रहती है। तो मतलब वर्सेटाइल मतलब कि वाइड प्रॉपर्टीज, मतलब कि अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है इंडक्टर की। तो अब से अपने को देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कंपोनेंट्स है, पहले तो रेजिस्टेंस था वो एक तरह से ही काम कर रहा था, पर अब अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या कुछ क्या है, यहाँ पे इंडक्टर कैसे काम करेगा, यहाँ पे कैपेसिटर कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अब अपने किस चीज़ की बात करें। तो एसी के अंदर अपने यही सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना, और सब कुछ अपने को ओम्स लॉ से लेके चलना है, मैथमेटिकली डील करना है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर की बात मैंने आपको समझाई बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस में जाने से पहले। अब अगली क्लास में अपने ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर की भी बात कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है कैपेसिटर की भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी एक एक चीज़। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।